Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the third and the last part of loan and lease statement where we will be covering rescheduling of interest rate and floating rate of interest. So in the previous video, we had covered rescheduling of periodicity, and if you have understood rescheduling of periodicity, the rescheduling of interest rate will be very simple to you and you will easily understand it. तो ये क्वेश्चन है जो हम करेंगे अभी रीस्केड्यूलिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट वाला. Mr. Keshav has taken a loan of rupees 24 lakh from a bank for 6 years. Interest is charged at 6% per annum in the first 4 years. Afterward, interest is paid at 9% per annum for the remaining time. Prepare a generalized loan sheet to reflect the repayment of loan. The loan can be repaid in equal yearly, half yearly, monthly, quarterly, bi-monthly installments. Fine. So, in the previous question हमारी periodicity change हुई थी. फर्स्ट 4 ईयर्स में वो सेम थी एंड उसके बाद में वो चेंज हो गई थी. यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है. ठीक है, तो काइंड ऑफ सेम प्रोसीजर है. और हमने जो लास्ट वाले वीडियो के अंदर जो हमने फॉर्मेट बनाया था, उसी फॉर्मेट को हम पहले उसी फॉर्मेट के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको थोड़ा सा एडिट करेंगे एंड इसी में सॉल्व करेंगे. तो पहले तो यहाँ पर रीस्केड्यूल पीरियोडिसिटी की जगह पर वील राइट इंटरेस्ट रेट एंड नाउ हमने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो पूरे के पूरे लोन ड्यूरेशन में सेम था, बट इस केस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इनिशियल फेज में कुछ और है, सेकेंड फेज में कुछ और है, एंड जो हमारी पीरियोडिसिटी है वो थ्रू आउट द लोन ड्यूरेशन वो सेम है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे हम यहाँ पे पीरियोडिसिटी लिख देंगे, पीरियोडिसिटी, and will create a drop down for it. यहाँ पर इसकी drop down create कर देंगे, data tab and data validation list. source में जाके we'll select bi monthly, half yearly, monthly, quarterly, yearly and okay. So here we got our drop down and यहाँ पर VLOOKUP function use कर देंगे. The lookup value is this and then the table array, put comma and press 2 and enter. Fine. So periodicity हमने यहाँ पर लिखी because throughout the loan duration वो सेम है, बट इंटरेस्ट रेट दोनों इनिशियल फेज एंड सेकेंड फेज के लिए डिफरेंट है. तो यहाँ से periodicity रिमूव करके हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लिखेंगे. ऑल्सो हमें यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बनाई थी हमें उस चीज़ को भी रिमूव करना पड़ेगा. सो वी विल अगेन गो टू डेटा वैलिडेशन एंड यहाँ पे क्लियर ऑल में जाके इसके मैं ड्रॉप डाउन को हटा रही हूँ एंड क्लियर ऑल. ओके, तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट लिखना है. इंटरेस्ट रेट फॉर द इनिशियल फेज इज़ 6% एंड फॉर द सेकेंड फेज it is 9%. फाइन. नाउ पीरियड और टोटल पीरियड जो है हमारा वो तो हम दोनों फेजेस के लिए निकालते हैं. टोटल नंबर ऑफ पेमेंट भी हम दोनों फेजेस के लिए निकालते हैं. और यहाँ पर मुझे सेल रेफरेंसिंग को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पीरियोडिसिटी ऊपर शिफ्ट कर दी है. तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू पीरियड मल्टीप्लाइड बाई द पीरियोडिसिटी एंड एंटर. सिमिलरली यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स का मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, पीरियड मल्टीप्लाइड बाय पीरियोडिसिटी एंड एंटर. एंड यहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ पेमेंट जो हमारा पीरियोडिसिटी वाला क्वेश्चन था, रीस्केड्यूलिंग ऑफ पीरियोडिसिटी, उसके अंदर हमने ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट निकाली थी वो हमने ऐड करके निकाली थी हमारी टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इनिशियल फेज़ की एंड सेकेंड फेज़ की. बट यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ पेमेंट डायरेक्टली यहाँ से पीरियड ऑफ रीपेमेंट और पीरियोडिसिटी को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं. सो पीरियड ऑफ रीपेमेंट मल्टीप्लाइड बाय पीरियोडिसिटी एंड एंटर. नाउ अमाउंट टू बी रीपेड एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट मुझे दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पर. फाइन. तो अभी तक बेसिकली मैंने क्या एडिट करा है इसके अंदर कि यहाँ पर मैंने पीरियोडिसिटी इंटरेस्ट रेट का कॉलम हटा के पीरियोडिसिटी लिखा एंड इंटरेस्ट रेट क्योंकि मेरा दोनों फेज में चेंज हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट मैंने लिख दिया. बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं. पीरियड, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, अमाउंट टू बी रीपेड, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ये दोनों के दोनों फेजेस में आएगा. अब मुझे अमाउंट टू बी रीपेड
एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट दोनों फेजेस के लिए कैलकुलेट करना है. फाइन. अमाउंट टू बी रीपेड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल यूज करके. तो क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल सेलेक्ट करेंगे एंड ओके. सो हियर द रेट इज 6%. इनिशियल फेज में 6% है, डिवाइडेड बाय द पीरियोडिसिटी. देन टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इज दिस 12 एंड प्रेजेंट वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ लोन. एंड क्यूमुलेटिव फंक्शन में हम कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू को. स्टार्ट पीरियड इज 1 एंड एंड पीरियड इज द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इन द इनिशियल फेज. तो इसका सेल रेफरेंस देंगे एंड देन यहाँ पर आई एम राइटिंग 0 बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पेमेंट की टाइमिंग क्या है. एंड ओके. एंड एज यूजुअल हमारा क्यूमुलेटिव फंक्शन हमेशा नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव का साइन रिमूव करने के लिए भी मल्टीप्लाई इट विद -1. देन कम्स इंस्टॉलमेंट अमाउंट. इंस्टॉलमेंट अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए वी विल बी यूजिंग पीएमटी फंक्शन. पीएमटी फंक्शन यूज करेंगे. द रेट विल बी 6% डिवाइडेड बाय द पीरियोडिसिटी एंड देन टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इज 8 इन दिस केस. इनिशियल फेज की पेमेंट बतानी है टोटल एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज माइनस, पहले माइनस का साइन लगाएंगे, देन अमाउंट ऑफ लोन. एंड फ्यूचर वैल्यू भी लिखनी होती है जब हम रीस्केड्यूलिंग वाला क्वेश्चन करें. तो फ्यूचर वैल्यू होगी इस केस के अंदर अमाउंट ऑफ लोन माइनस अमाउंट टू बी रीपेड इन दी इनिशियल फेज एंड प्रेस ओके. एंड देन सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट टू बी रीपेड हियर. अमाउंट टू बी रीपेड यहाँ पर निकालना बहुत ईजी है. अमाउंट ऑफ लोन माइनस अमाउंट टू बी रीपेड इन इनिशियल फेज एंड एंटर. इंस्टॉलमेंट अमाउंट के लिए वी विल बी यूजिंग पीएमटी फंक्शन. तो यहाँ पर रेट हमारा 9% है डिवाइडेड बाय द पीरियोडिसिटी एंड टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इज 4 इन दिस केस. प्रेजेंट वैल्यू इज अमाउंट टू बी रीपेड इन सेकेंड फेज एंड द फ्यूचर वैल्यू विल बी 0 एंड प्रेस ओके. सो हमने अब ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली है इनिशियल फेज की, सेकंड फेज की, जो कि रीस्केड्यूलिंग वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है. एक बार हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद में नीचे ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना तो बहुत इजी है. जो फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए थे रीस्केड्यूलिंग ऑफ पीरियोडिसिटी वाले क्वेश्चन में, सेम फॉर्मूलाज यूज़ होंगे यहाँ पर. द ओनली थिंग इज इंटरेस्ट वाला जब हम कॉलम बनाएंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी सारे का सारा फॉर्मूलाज वही हैं. सो आई विल जस्ट क्विकली शो यू कि कैसे करना है इसे. इससे पहले मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ. हाँ, नाउ आई विल जस्ट क्विकली शो यू कैसे करना है. फॉर्मूला सारे के सारे वही हैं. सीरियल नंबर के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इफ द प्रीवियस नंबर इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट विच इज 12, फिक्स इट. Then give us the next number, otherwise keep it blank. Now we'll drag the formula. Now opening balance. Opening balance is the amount of loan. Now interest. Interest में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इंस्टॉलमेंट क्लोजिंग बैलेंस के फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है एंड सीरियल नंबर का फॉर्मूला भी सेम था. इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू यूज़ इफ काउंट फंक्शन, जो कि हम हमेशा यूज़ करते ही हैं, इक्वल टू 1. मैं फॉर्मूला बार में टाइप कर रही हूँ. फॉर्मूला इफ द सीरियल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इन इनिशियल फेज, फिक्स इट. देन द इंटरेस्ट विल बी opening balance multiplied by rate of interest in initial phase, fix it, divided by periodicity, and again fix it. Put comma. If this condition is false, then the interest will be opening balance multiplied by the rate of interest in second phase, fix it, divide by periodicity, again fix it. Close the bracket, put comma and यहाँ पर enter. डोंट फॉरगेट कि जब हम ये कभी भी काउंट फंक्शन लगा रहे हैं तो उसके बाद में हमने काउंट फंक्शन लगाया, फिर हमने अपना फॉर्मूला जो भी लगाया, उसके बाद कॉमा पुट करके हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं. इन्वर्टेड कॉमा ओपन, देन प्रेस स्पेस बार, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर क्लोज द ब्रैकेट. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी फॉर्मूला काफ़ी लॉन्ग हो जाता है तो हम इस चीज़ को करना भूल जाते हैं, तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इंस्टॉलमेंट के केस में भी यहाँ पर पहले इफ काउंट फंक्शन
if count gives cell reference of serial number equal to 1. Now again we are going to use if function. If the serial number is less than or equal to the total number of payment in initial phase, fix it. Then the installment amount will be of initial phase, fix it. Otherwise it will be of second phase, again fix it. Now close the bracket, put comma and inverted commas and enter. Now closing balance, पहले if count function and it will be equal to 1. Closing balance is opening balance plus interest minus installment. Now put comma and inverted commas यहाँ पर and enter. अब यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस के लिए भी बताना पड़ेगा. पहले if count function equal to 1. Opening balance is the closing balance of previous year. Otherwise keep it blank and enter. Fine. अब हमें इन सारे फॉर्मूलाज को ड्रैग करना है एंड हमें हमारा रीस्केड्यूल्ड इंटरेस्ट रेट हमारे लोन शीट में इनकॉर्पोरेट करके मिल जाएगा. राउंड ऑफ कर देते हैं. फाइन. सो वी आर डन विद द रीस्केड्यूलिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट. दिस वाज प्रीटी मच इजी, जो कि बिल्कुल सिमिलर था हमारे रीस्केड्यूलिंग ऑफ पीरियोडिसिटी वाले क्वेश्चन से. द ओनली थिंग इज हमें ये एक बार हमारा ये फॉर्मेट बन गया ऊपर वाला, तो फिर नीचे वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं. तो ये कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए. नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. Prepare a generalized loan repayment schedule in the given format, assuming a given amount of loan repayable in given number of years. The floating rate of interest is applicable and allowed to be changed as and when desired in the life of the repayment period. Now floating rate of interest क्या होता है कि मतलब हमारा जब भी मार्केट कंडीशंस में कोई चेंज आता है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट कर जाता है एज पर दी मार्केट कंडीशन. तो इसलिए हमें ऐसा फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा कि जब भी हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज हो तो हम अपने उस लोन एंड लीज स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकें. The periodicity for payment of installment is generalized for bi-monthly, monthly, half-yearly, quarterly and yearly. And now we have been given principal amount, period of repayment and periodicity. Then loan repayment schedule for floating rate of interest. तो यहाँ पे उन्होंने हमें फॉर्मेट भी दिया हुआ है. यही फॉर्मेट हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हर क्वेश्चन में यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं. तो यूजुअली हम अभी तक इन 4 कॉलम्स को क्रिएट कर रहे थे, या ये 4 कॉलम्स अभी तक हम बना रहे थे और ऊपर हमारा पीरियोडिसिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ होता था. बट अब यहाँ पे हम सेपरेट इंटरेस्ट रेट का कॉलम बना रहे हैं. उसका रीज़न मैंने अभी बताया, क्योंकि मेरा जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारे मार्केट कंडीशंस जैसे चेंज हो जाते हैं तो हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट कर जाता है, चेंज हो जाता है. तो इसलिए हम इसका सेपरेट कॉलम बनाते हैं कि जब भी लोन की ड्यूरेशन में इंटरेस्ट रेट चेंज हो तो हम उसके कॉलम में जाकर उसे चेंज कर पाएँ. करेक्ट. तो अब पहले तो हमें इस फॉर्मेट को एक्सेल शीट के अंदर रिक्रिएट करना है. मैंने ऑलरेडी इसे रिक्रिएट करा है यहाँ पर. सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारा का सारा फॉर्मेट रिक्रिएट करा हुआ है. सो वील स्टार्ट विद द सीरियल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट. सीरियल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला जो हम हमेशा यूज़ करते हैं वही फॉर्मूला है. इफ़ द प्रीवियस नंबर इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट. अब मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेमेंट यहाँ पे सेपरेट नहीं लिखा हुआ है, बट हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट क्या होता है. वो होता है पीरियड इंटू पीरियोडिसिटी. तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कर दूंगी पीरियड और पीरियोडिसिटी का. पीरियड इसे फिक्स किया, मल्टीप्लाइड बाय पीरियोडिसिटी इसे भी फिक्स किया. पुट कॉमा. इफ द प्रीवियस नंबर इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट देन गिव अस द नेक्स्ट नंबर, अदरवाइज कीप इट ब्लैंक and enter. Fine. Now after the serial number of installment we will be coming to the interest rates column. So interest rate हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पहले तो हम फर्स्ट रो के अंदर कोई भी अपना इमेजिनरी इंटरेस्ट रेट डाल सकते हैं. Now in the second row the formula that we have to use here is if count.
equal to 1, put comma, then give cell reference of the previous cell, put comma and then inverted commas and then close the bracket. Now we will drag the formula. सबसे पहले तो इफ काउंट फंक्शन इसलिए लगाया बिकॉज गार्बेज क्लीनिंग फॉर्मूला. सेकेंडली हमने यहाँ पर इफ काउंट फंक्शन लगा के प्रीवियस सेल का रेफरेंस इसलिए दिया है बिकॉज अब अगर मुझे मेरा इंटरेस्ट रेट कहीं पर भी फ्यूचर में चेंज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि इनिशियल 10 इंस्टॉलमेंट तक मेरा इंटरेस्ट रेट सेम रहा बट 11th इंस्टॉलमेंट में आने के बाद मेरा इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया. सो अब हमें बस क्या करना होगा कि 11th इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट रेट पे जाना है एंड जहाँ पर हमने प्रीवियस सेल का रेफरेंस दिया है इसकी जगह पर फॉर एग्जाम्पल मेरा 10% है 12% होगा, मैंने अपना न्यू इंटरेस्ट रेट लिखना है एंड एंटर. सो मेरे जो उसके बाद सब्सिक्वेंट सेल्स हैं वो अपने आप उस इंटरेस्ट रेट की वैल्यू को कैच कर लेंगे. तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रीवियस सेल का रेफरेंस दिया रादर देन कि 10% लिख के पूरे कॉलम के अंदर ड्रैग कर दिया. ठीक है, तो हम प्रीवियस सेल का रेफरेंस देते हैं ताकि जब भी फ्यूचर में रेट हमारा चेंज हो तो अपने आप सब्सिक्वेंट सेल्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं. ऑल्सो जब हम यहाँ पर पूरे कॉलम में हमने सेम फॉर्मूला यूज करा है बट हम एक सेल का फॉर्मूला चेंज कर देते हैं ना, तो यहाँ पर वो ग्रीन कलर का कॉर्नर में यहाँ पे शो करता है, तो इसे हम रिमूव कर देंगे यहाँ से. इग्नोर एरर, कोई एरर नहीं है, इट्स जस्ट कि हमने पूरे कॉलम में एक फॉर्मूला लगाया है बट एक सेल के अंदर हमने फॉर्मूला को चेंज कर दिया, वो इसलिए शो करता है. ठीक है, हम कहीं पर भी अपने अकॉर्डिंग आई मीन मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है हम इस कॉलम के अंदर उसे एडिट कर सकते हैं. नाउ विल कैलकुलेट rest of the things. Opening balance is the principal amount, interest due. So पहले तो if count function, if count give reference of serial number equal to 1. Now interest due will be opening balance multiplied by the rate of interest and इसे हम fix नहीं करेंगे because हर serial number of installment में वो change होता रहेगा अपने आप. Then divided by periodicity. Periodicity is here. Fix it. Put comma, then inverted commas, close the bracket and enter. Now amount of installment. Usually हमने loan and lease statement के जो questions करे थे उसके अंदर हम amount of installment यहाँ पे top पर calculate कर देते हैं और बाद में यहाँ पर cell reference दे देते थे. But this is the question of floating rate of interest और यहाँ पर amount of installment मेरा हर installment में change होता है. Correct? तो एज यूजुअल हम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए पीएमटी फंक्शन यूज करेंगे. रेट इज दिस डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी. रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रीज नहीं करना है क्योंकि हर बार फ्लोट हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको फिक्स नहीं करेंगे. देन पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी को फ्रीज करना है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पेमेंट होता है इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है पीरियड फिक्स इट इनटू पीरियोडिसिटी फिक्स इट माइनस सीरियल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस 1. दिस इज द NPER इन द केस ऑफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. दूसरे क्वेश्चंस में हमारा जो NPER होता था यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेमेंट होता था वो होता था period into periodicity, but यहाँ पर this is the formula for NPER. Now the present value. Present value is the opening balance. यहाँ पर keep this thing in mind कि यहाँ पर amount of loan जो ऊपर लिखा हुआ है उसका सेल रेफरेंस मत दे देना बल्कि opening balance का देना. ठीक है, बिकॉज एवरी टाइम मतलब जैसे हम फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो अपने आप रिस्पेक्टिव ओपनिंग बैलेंस को के सेल को कैच कर लेगा. तो वी आर डन. ओके, also we'll have to use our if count function. If count give cell reference of serial number of installment equal to 1, put comma and यहाँ end पर भी फिर comma लगाया and enter. Now closing balance. Closing balance के लिए पहले we are going to use if count function. If count function. Closing balance is the opening balance plus interest due
and minus amount of installment, then put comma and then inverted comma and enter. Now here opening balance is closing balance of previous year, तो यहाँ पे पहले if count function लगाया, put comma, it is the closing balance of previous year, put comma and then inverted comma and enter. अब हमें बस formulas को drag करना है and we'll get our loan and lease statement in the case of floating rate of interest. Fine. So we are done with this question. बस इसे मैं round off कर रही हूँ थोड़ा सा. Fine. So this was it. फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है जो बाकी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं. यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का हम यहाँ पर सेपरेट कॉलम बनाते हैं जिससे कि हमारा इंटरेस्ट रेट एडिटेबल रहे किसी भी सीरियल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पर, जो कि हमारे जो पहले वाले क्वेश्चंस थे उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट दी लोन ड्यूरेशन सेम रहता है, तो उसके अंदर एडिट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे इसका सेपरेट कॉलम क्रिएट करते हैं. So I hope you understand how do we calculate floating rate of interest and do rescheduling of interest rate and also rescheduling of periodicity, which I covered in the previous video, and उससे भी पिछले वाले video में I covered normal question जो कि बिना rescheduling वाला था. So basically I tried to cover almost all the varieties that can be asked on this topic. So this is it for this video. I hope you find it useful. Thanks for watching.